हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। भाई आज की इस लेक्चर के अंदर मैं आपको पिछली क्लासेस के अंदर मैंने एक क्वेश्चन छुड़वा दिया था। मैंने ये रहा ऊपर ही, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जिसमें कॉन्ट्रा एंट्री बताई थी। तो पहले आप मैं कॉन्ट्रा से स्टार्ट करता हूँ। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है? कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है? वो ट्रांजेक्शन जो ट्रांजेक्शन बैंक और कैश दोनों को इफेक्ट करता हो उसको हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। दोबारा सुनो, वो ट्रांजेक्शन जो बैंक अकाउंट एंड कैश अकाउंट दोनों को इफेक्ट करे उसे कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। बड़ा सिंपल है, कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। और जहां पर भी कॉन्ट्रा एंट्री होती है हम इस वर्ड का यूज करते हैं, सी फॉर कॉन्ट्रा, सी फॉर कॉन्ट्रा, ठीक है। तो कॉन्ट्रा एंट्री कौन सी है? वो ट्रांजैक्शन जहां पर बैंक और कैश दोनों को दोनों अकाउंट को इफेक्ट करते हैं। बताओ कौन कौन सी, क्या सोचो। हाँ सर, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। अगर मैं कैश डिपॉजिट कर दूं बैंक में तो बताओ बैंक और कैश दोनों इफेक्ट करेगा नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। कैश बैंक में डिपॉजिट कराऊंगा तो बैंक बढ़ जाएगा और कैश कम हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री। देखो बैंक और कैश दोनों पे इफेक्ट करा। सर ऐसे तो विड्रॉ भी हो सकता है। मैंने कहा हाँ, विड्रॉ भी है। कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। तो मैं सर कैश निकालूंगा तो क्या होगा? सर बहुत सिंपल, कैश आ जाएगा और बैंक कम हो जाएगा। तो एंट्री क्या होगी? कैश बढ़ जाएगा इस केस के अंदर, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। समझ में आया? और अगर तीसरी इफेक्ट करूं, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, तो बताओ ये कॉन्ट्रा एंट्री है या नहीं? बताओ सर ये कॉन्ट्रा एंट्री है या नहीं? तो इसकी एंट्री पास करके देख लेते हैं। तो बताओ अगर पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालूंगा बैंक से तो बैंक कम हो जाएगा। मैंने कहा हाँ कम तो हो जाएगा पर कैश नहीं आएगा, तो आएगा ड्राइंग्स। क्या आएगा? ड्राइंग्स। तो हमने कहा ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। कॉन्ट्रा एंट्री वो एंट्री होगी जो पर जहां जिस एंट्री में कैश और बैंक दोनों आए, दैट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रा। कैश डेबिट हो रखा होगा, बैंक क्रेडिट हो रखा होगा, एक डेबिट हो रखा होगा एक क्रेडिट हो रखा होगा, तब कॉन्ट्रा एंट्री मिली जाती है। ठीक है, तो कॉन्ट्रा एंट्री कितनी होती है? सिर्फ दो एंट्री, पहली और दूसरी। अब जरा पहले वाले क्वेश्चन पे आ गए, पहले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर वाले क्वेश्चन बोल ले दोबारा। देखो सर ये रहा, जनवरी 10 की एंट्री थी जिसमें बताया था कैश 2500 रुपए विड्रॉ करा बैंक से। अगर हम बैंक से कैश निकालते ये ना बताए ऑफिस यूज है पर्सनल, अगर क्वेश्चन साइलेंट है और ये ना बताया जाए कि ऑफिस के लिए है या पर्सनल के लिए, तो आप हमेशा ऑफिस के लिए मानोगे। पर्सनल के लिए जब भी होगा वो बताएगा, साफ साफ लिख कर बताएगा कि पर्सनल के लिए है, अदरवाइज ऑफिस यूज के लिए मानेंगे। और ऑफिस यूज के लिए अगर हम कैश निकालते हैं तो वो कॉन्ट्रा एंट्री मानी जाती है। बताओ कैश बढ़ गया कम हो गया? कम हो गया। कैश कम और बैंक बढ़ गया, तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी देखो ये, कैश कम हो जाएगा बैंक बढ़ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट। किसकी वजह से? बैंक की वजह से। देखो ये कॉन्ट्रा एंट्री बिल्कुल दूसरे बंदे देता हूं, टू बैंक अकाउंट, बैंक सॉरी टू कैश अकाउंट। कैश बैंक बढ़ गया कैश की वजह से। देखो ये समझ में आ गया तो समझ में आ गया, समझ में आपको। कैश अकाउंट बढ़ा, कैश अकाउंट की देखो कैश अकाउंट वर्ड यूज कर रहा हूं पर कैश कॉलम में नहीं लिखूंगा, ये बात ध्यान रखना। कैश वर्ड यूज कर रहा हूं बैंक कॉलम में लिखने के लिए। तो कितना? 2500 रुपए। समझो ना आप, मैंने पैसा डिपॉजिट कराया और जब मैं पैसा डिपॉजिट कराऊंगा मेरे दोस्तों तब मेरा क्या हो जाएगा? बैंक बढ़ जाएगा, पर किसकी वजह से? कैश की वजह से। तो बैंक डेबिट हुआ कैश की वजह से, इसलिए मैंने कहा बैंक को डेबिट कर दिया कैश की वजह से और कैश क्रेडिट कर दिया, कैश क्रेडिट कर दिया बैंक की वजह से। इसी को तो कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। देखो तो कंफ्यूजन है। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब क्या है कि एक कैश बढ़ जाना बैंक कम हो जाना। तो बैंक, देखो दोबारा समझा रहा हूं, बैंक के कॉलम में आएगा तो कैश लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि बैंक के कॉलम में बैंक वर्ड यूज नहीं कर सकते, बैंक के बुक में बैंक का नाम नहीं आ सकता। तो इसका मतलब सही तो कैश बुक है नहीं, कैश बुक में कैश कॉलम और बैंक कॉलम है, तो ये कैश बुक है और ये बैंक की बुक है।
तो बैंक बुक में डाली मैंने एंट्री, तो बैंक बढ़ गया किसकी वजह से, कैश की वजह से कैश आएगा। और कैश कम हुआ, कम करने के लिए मुझे करना पड़ेगा क्रेडिट, किसकी वजह से, बैंक में पैसा डालने की वजह से आया। समझ में कॉन्ट्रा एंट्री, ऐसी डिपॉजिट की है, ऐसी डिपॉजिट। ये तो खत्म हो गया क्वेश्चन। क्या आप इसका बैलेंस निकाल लोगे? ये आपका काम है बैलेंस निकालना, यहाँ टोटल करना दोनों साइड का। अच्छा दोनों साइड का टोटल करेंगे, तो कर लेते हैं दोनों साइड का टोटल। ये तो आया 3800 रुपए, इस साइड का टोटल 3800 रुपए। इधर कितना है, 27,500, 500, 19, 800, 2500 और 4500, यह 54,300। दोनों टोटल यहाँ लिख देंगे 3800 और 54,300, और यहाँ पर लिख देंगे बाय बैलेंस CD, और यहाँ टू बैलेंस लिख देंगे। अब बताओ 3800 में से 1500 गए, पहले तो 3800 में से 1500 गए, तो ये आपके 2300 तो कैश बच गया। कैश इन हैंड कितना आ गया, 2300 रुपए। और 34,000, 54,000, 34 नहीं 54, 54,300, 54,300 में क्या करेंगे, 7500 माइनस करा और 4,500 माइनस करा, तो आया 42,300। देखो ये ठीक है। अभी आंसर आपकी बुक से मैच नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि डिस्काउंट हटा दिया था ना मैंने, डिस्काउंट हटा दिया तो डिस्काउंट से कम हो जाता ना पैसा। देखो यार डिस्काउंट हटा दिया था भाई मैंने, ठीक है सर। चले यहाँ पे लिखेंगे 42,300। समझ में आ गया कॉन्ट्रा एंट्री। अभी और क्वेश्चन कराऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। चलो अब और क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन करने से पहले मैं ऐसा करता हूं कि आपको ट्रिपल कॉलम कैश बुक के बारे में बताता हूं, और ट्रिपल कॉलम कैश बुक के अंदर ही मैं दोनों आइटम, तीनों आइटम बता दूंगा, तो कैश, बैंक और डिस्काउंट तीनों आ जाएगा। तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक में तीनों आ जाएंगे, तो तीनों की रिवीजन हो जाएगी एक तरीके से। कैश वाली ट्रांसफर भी आ जाएगी, बैंक वाली भी आ जाएगी, डिस्काउंट वाली भी आ जाएगी, तो तीनों की रिवीजन हो जाएगी। अब मैं जो भी क्वेश्चन करूंगा, आप आगे जाकर फ्यूचर में जो भी प्रैक्टिस करोगे तो ट्रिपल कॉलम की प्रैक्टिस करना, क्योंकि इसमें कैश, बैंक और डिस्काउंट तीनों प्रैक्टिस हो जाता है। तो कैश बुक सिंगल मत करना, डबल कॉलम भी मत करना, ट्रिपल कॉलम का प्रैक्टिस करना, जिसके अंदर कैश, बैंक और डिस्काउंट तीनों की प्रैक्टिस हो जाती है। ट्रिपल कॉलम कैश बुक है डालेंगे, उसी में कराता हूं तीनों की प्रैक्टिस। ट्रिपल कॉलम कैश बुक आज हमारी लास्ट क्लास रहेगी कैश बुक की। ये इसके बाद अगला एक चैप्टर रहेगा लास्ट क्लास के बाद एमसीक्यू चालू होंगे, ठीक है। लास्ट क्लास रहेगी, उसके बाद अगला चैप्टर उसमें 2 क्लास और लगेगी, उसके बाद एमसीक्यू। चलो, और जितना मैं बेसिक करा रहा हूं आपको उतना करना, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना, क्योंकि आगे जितना मैं बेसिक कर रहा हूं वो उस लेवल का बेसिक है कि आगे आपको सारा क्लियर हो जाए, ठीक है। चलो 3 कॉलम क्या है, इसका फॉर्मेट बना लेते हैं लिखने के लिए। क्या है इसमें, इसके अंदर 3 कॉलम के अंदर 3 कॉलम होंगे, एक बैंक का कॉलम होगा, कैश कॉलम होगा, डिस्काउंट कॉलम होगा। पर फॉर्मेट देखना ध्यान से, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। डेट, पर्टिकुलर, कैश कॉलम, बैंक कॉलम और डिस्काउंट कॉलम। फिर डेट, फिर पर्टिकुलर, कैश कॉलम, बैंक कॉलम और डिस्काउंट कॉलम, ठीक। ये डेट का कॉलम हो गया, ये पर्टिकुलर्स का, ये कैश कॉलम हो गया, ये बैंक कॉलम हो गया, और ये देखना डिस्काउंट अलाउ मतलब जो डिस्काउंट देंगे, मतलब जो डिस्काउंट देंगे वो डेबिट साइड में आएगा, क्योंकि लॉस होता है। जो डिस्काउंट देंगे वो डेबिट साइड में आएगा, क्योंकि हमारे लिए लॉस होता है, लॉस सारे कहां थे, डेबिट साइड में। और ये फिर द्वारा डेट का कॉलम, फिर पर्टिकुलर्स, एलआईपी बना लेना आप, फिर कैश, फिर बैंक का कॉलम, और यहाँ डिस्काउंट रिसीव्ड, अलाउ नहीं, डिस्काउंट रिसीव्ड क्या आएगा दोस्त, यहाँ पर जो डिस्काउंट मिलेगा यहाँ आएगा, मतलब जो डिस्काउंट मिलेगा वो क्रेडिट में आएगा, क्योंकि वो हमारी इनकम वहां से क्या होगी, क्रेडिट। क्लियर है नहीं है, फॉरवर्ड डाल दो। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर कैश बैंक डिस्काउंट, फिर डेट पर्टिकुलर कैश बैंक डिस्काउंट। अब इनके क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको, और इनको क्वेश्चन कराने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा सारा। फॉर्मेट उतार लिया, उतार लीजिए, फॉर्मेट उतार लिया, आराम से उतार लो इसको, ठीक। चलो भाई उतार लिया, तो आपको सामने देखेंगे एक बार क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 करना आज क्लास में, क्वेश्चन नंबर 9 करना आज क्लास में, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 10 करना आज क्लास में, और बस 10 करना खत्म। और ये पैटी कैश बुक है, इसको मैं पढ़ाऊंगा आपको, बिल्कुल लास्ट में देखेंगे, एक बार पढ़ेंगे फिर इसको कर लेंगे, ठीक है। पैटी कैश बुक खत्म हो गया सारे क्वेश्चन।
पहले एक क्वेश्चन देखे तो एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देना, थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन है। कह रहा है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन टू कॉलम क्या है, एक कैश का बनाना है, डिस्काउंट का बनाना है। मैंने कहा था फेमस है कैश और बैंक, और इतने में क्या दे दिया, एक और दे दिया, पर हो जाता है। समझना ध्यान से, समझना ध्यान से, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, कहने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, फेमस जो है आप किसी कुछ लीजिए, फेमस है कैश और बैंक कॉलम, ठीक है। पर ये इंस्टीट्यूट कह रहा है कि भाई कैश और डिस्काउंट मत बना लेंगे भाई, हम बैंक कॉलम भी जोड़ देते हैं, क्या है, कैश भी बनाता हूँ, डिस्काउंट भी बनाता हूँ, बैंक जोड़ देता हूँ, 3 कॉलम बना लेता हूँ, प्रैक्टिस तीनों की करते हैं, प्रैक्टिस करने में क्या है, ठीक है। दो में क्या, अगर आपको बोले दो बना ले तो क्या बीच में गायब कर दो, एक को क्या होगा, दो बना लेना, है ना, ठीक है। तो 3 कॉलम बनाऊंगा तीनों केस क्वेश्चन के अंदर, तीनों क्वेश्चन के अंदर 3 कॉलम कैसे बनेगी, तो फॉर्मेट बनाएंगे, फॉर्मेट। चलो भाई, तो ये क्वेश्चन करते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, ठीक है, 8 करते हैं। तो एक में मैंने कहा आपसे कि मेरे को सारे अकाउंट मेंटेन करता हूँ, कैश बुक, बैंक कॉलम और डिस्काउंट का कॉलम। देखो इधर कोई भी बैलेंस शीट नहीं है दोस्त। पहले क्या होगा था, पहले आपको क्वेश्चन में दिया होगा था कि भाई पहले से इतना बैलेंस पड़ा है, क्या पता ना पड़ा हो, क्या पता शुरुआती बिजनेस कर रहा हो सकता है। देखो कमर्शियल बिजनेस विद कैश, इसने बिजनेस स्टार्ट करा है, अगर बिजनेस स्टार्ट करा है तो बैलेंस नहीं होगा, आपको पता है सर कि अगर मैं पहली बार बिजनेस स्टार्ट करूं तो बैलेंस नहीं होगा दोस्तों, पहली बार बिजनेस स्टार्ट करने में कोई बैलेंस थोड़ी ना रहेगा। इसलिए जो ये है उसमें बैलेंस नहीं रहेगा, शुरुआती बैलेंस नहीं रहेगा। शुरुआती बैलेंस कब रहता है, जब एक बार बिजनेस स्टार्ट हो चुका हो और एक साल खत्म हो गया उसके बाद बच जाता है बैलेंस, क्योंकि स्टार्टिंग बिजनेस है, स्टार्टिंग बिजनेस तो बिल्कुल कैश रहेगा नहीं। तो बिजनेस जब होता है तो कैश लगाया 50,000 रुपए का, तो इसकी एंट्री पता है आपको, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो पहले मैं फॉर्मेट बना लेता हूँ बढ़िया से, ठीक। ये लो भाई, मैंने तो बना दिया फॉर्मेट, ठीक है। थोड़ा आप भी बनाना, देखो मैं बताता हूँ कैसे बनेगा। डेट थोड़ा छोटे छोटे दिखेगा, पर्टिकुलर्स, कैश कॉलम, बैंक कॉलम और डिस्काउंट का कॉलम। अब ये डेबिट साइड में जो डिस्काउंट होगा उसको बोलेंगे डिस्काउंट अलाउ। फिर डेट आएगा, फिर पर्टिकुलर्स, फिर कैश कॉलम, फिर बैंक का कॉलम और फिर ये डिस्काउंट। और ये जो डिस्काउंट होगा वो रिसीव्ड होगा, क्रेडिट साइड में जो डिस्काउंट होगा वो रिसीव्ड होगा और डेबिट साइड वाला डिस्काउंट जो होगा वो होगा। तो यहाँ मैंने बनाया कैश बुक 3 कॉलम, ठीक है, 3 कॉलम कैश बुक बनाई। अब दोस्तों ये जो कैश बुक मैंने बनाई है, अब इसके अंदर एक एक करके स्टार्ट करेंगे। तो मैं थोड़ा ऐसा कर लेता हूँ, दिखेगा नहीं मतलब, ठीक। तो डेबिट साइड से शुरुआत करते हैं, डेबिट साइड से। तो सबसे पहले क्या होगा ध्यान देना, सबसे पहले दिसंबर 1 को 2014 चल रहा है, यहाँ लिख देता हूँ 2014 और यहाँ पे लिख देता हूँ डेट पर 2014, ईयर लिख दिया डेट पर, ठीक है। फिर दिसंबर 1 को क्या हुआ, बिजनेस में पैसा लगाया गया, ऑनर ने बिजनेस में पैसा लगाया, तो बिजनेस के पास क्या आया, पैसा आया। पैसे का आना डेबिट, किसकी वजह से, कैपिटल लगाने की वजह से। तो यहाँ लिख देंगे टू कैपिटल, टू कैपिटल, कैपिटल लगाने की वजह से क्या आया दोस्त, पैसा आया। कितना आया सर, कितने लगाए थे पैसे, 50,000 रुपए लगाए, 50,000 कैश बढ़ जाएगा, बैंक नहीं बढ़ेगा और ना डिस्काउंट में आएगा, सिर्फ कैश आया। जो चीज आएगी उसी कॉलम में जाएगा, ठीक है, उसी कॉलम में जाएगा, ठीक है सर। ब्रॉड गुड फॉर कैश, अब जब मैं उधार पे, जब मैं गुड्स खरीदूंगा कैश देकर, जब मैं गुड्स खरीदूंगा कैश पे करके, तो उस केस के अंदर मुझे बताओ क्या होगा, इस केस के अंदर कैश चले जाएगा और कैश जाने की वजह क्या है, परचेज, कैश जाने की वजह क्या है, परचेज। तो मैं यहाँ लिखा दिसंबर 2 और यहाँ लिख दिया 2 बाय परचेज अकाउंट, बाय परचेज की वजह से कुछ खरीदे। कितना आया सर, कितने गुड्स खरीदे हैं, 28,000 रुपए, 28,000 के मैंने गुड्स खरीदे परचेज के लिए, ठीक है सर। रिसीव कैश फ्रॉम अरुण, अरुण से कैश रिसीव, तो कैश बढ़ गया, कैश का बढ़ना क्या होगा, डेबिट होगा और क्या नाम आएगा, अरुण आएगा। क्या नाम आएगा दोस्त, अरुण, अरुण आएगा। तो यहाँ पे लिख दिया दिसंबर, कौन सा तारीख का ही, दिसंबर 5, यहाँ लिख दिया टू अरुण, अरुण की वजह से कैश आया है। और कितना आया मेरे भाई, 2,000 रुपए अरुण की वजह से कैश आया। इधर बैंक ट्रांजेक्शन कम होगी मेरे दोस्त, क्यों होगी कम, क्योंकि हमसे बोला था कैश और डिस्काउंट को एंट्री बताओ, कैश और डिस्काउंट की ट्रांजेक्शन बताओ, बस इसलिए कम होगी, ठीक है। पेड कैश टू संजय, संजय को कैश पे करा, तो संजय को कैश पे करूंगा तो कितना आएगा, बाय संजय, फिर कैश चले जाएगा तो कितना आएगा दोस्त, दिसंबर 7 की एंट्री है 2900 रुपए का, और देखो डिस्काउंट भी दिया है और 100 रुपए का डिस्काउंट भी दिया है मेरे भाई। एक मिनट, यहाँ पर करते हैं, दिसंबर 7 की एंट्री है, और अगर आप देखो दिसंबर 7 की संजय को कैश पे 2900 रुपए का और उसको डिस्काउंट दिया है 100 रुपए का। जब मैं डिस्काउंट दूंगा तो मेरा लॉस होगा दोस्त,
मेरा क्या होगा दोस्त, लॉस होगा। तो डिस्काउंट देना लॉस होगा मेरे भाई। तो इसको ये यहां पर आएगा टू संजय, और डिस्काउंट में चले जाएगा, यहां स्लैश आएगा और डिस्काउंट में चले जाएगा 100 रुपए। जब मैं संजय को कैश पे कर रहा था, कैश पेड टू संजय, जब संजय को कैश पे किया तो संजय को कैश पे करने पर संजय को डिस्काउंट अलाउ बाय हिम, सॉरी मेरी मिस्टेक, डिस्काउंट अलाउ बाय हिम है, सॉरी मेरी मिस्टेक है। उसने हमें डिस्काउंट दिया, अलाउ बाय लिखा तो मुझे लगा अलाउड लिखा है। वही मैं सोचूं कि देने पर कौन सा डिस्काउंट मिलेगा, देने में तो हमें मिलेगा। यहाँ पर आएगा सर 100 डिस्काउंट की कॉलम है। ये कौन सा कॉलम है, ये कॉलम है डिस्काउंट रिसीव्ड का। ये बात ध्यान रखना, डिस्काउंट रिसीव का कॉलम होता है क्रेडिट साइड पे, और डेबिट साइड पे डिस्काउंट अलाउ का। मैं सब संजय, मान लो आप संजय हो तो मैंने आपको पे कर दिया तो आपने मुझे डिस्काउंट दिया, अलाउ, डिस्काउंट अलाउ बाय हिम। बाय हिम का मतलब क्या है, संजय। बाय हिम का मतलब हिम कौन है, संजय। तो बाय संजय, डिस्काउंट संजय ने दिया तो हमें मिला है, तो हमें मिला है तो हमारे लिए इनकम मानी जाएगी, इसलिए क्रेडिट साइड पे आएगा। सॉरी, आए समझ में आया। इसके बाद छोटा कर लेते हैं, इसके बाद आगे ट्रांजेक्शन देखते हैं। 10 पेड वेजेस करा है, जब वेजेस पे करूंगा तो क्या होगा, खर्चा होगा। तो दिसंबर 10 को वेजेस पे करा है बाय वेजेस, और मेरा क्या चलेगा, कितने का वेजेस पे करा है मेरे भाई, वेजेस पे करा है 3000 रुपए का, 3000 का वेजेस पे करा है। ओके, तो 14 दिसंबर को कह रहा है राजेश से कैश रिसीव करा और अलाउ हिम डिस्काउंट, अलाउ हिम मतलब कोई हमें पैसा देगा तो डिस्काउंट हम देंगे या वो देगा हमें, सर जो पैसा दे रहा है वो थोड़ा डिस्काउंट देगा, जिसको पैसा मिलेगा वो कहेगा जा कोई भी कम दे दे, है ना, ये तो बात होगी ना। तो जो पैसा हमें देगा, मतलब आपको मैं पैसा दे रहा हूँ तो डिस्काउंट आप दोगे मैं दूंगा, सर आप दोगे ना, क्योंकि आप पे कम, आप कहोगे ना चल कोई बात नहीं कम पैसे दे दे, ठीक है। तो डिस्काउंट जो राजेश से 950 रुपए आए और 50 रुपए हमने राजेश को डिस्काउंट दे दिया, ठीक है सर। तो पैसा आया है दोस्तों, पैसा आने की क्या होगा, दिसंबर 14 टू राजेश, राजेश से 950 रुपए कैश आया और डिस्काउंट 50। सही है, तो बैंक ट्रांजेक्शन है नहीं, मैंने आपको पहले कहा था कि यहाँ पर कैश और डिस्काउंट को बनाना सिर्फ, ठीक है, बट हम सारे बना रहे हैं क्योंकि एक ट्रांजेक्शन देखी थी मुझे बैंक की, पेड टू बैंक, तो कॉन्ट्रा एंट्री देखो दिसंबर 16 की एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री, मैंने बैंक में पे करा तो बैंक बढ़ गया और कैश कम हो गया, तो कॉन्ट्रा एंट्री कैसे करेंगे, तो दिसंबर 16 में बैंक बढ़ गया, पहले देखो अमाउंट लिखना, जब भी कॉन्ट्रा एंट्री पास करो अमाउंट लिखना, अमाउंट 10,000 रुपए बैंक बढ़ गया, ठीक, 10,000 बैंक बढ़ा, बैंक में पैसा गया, 10,000 बैंक बढ़ा और 10,000 कैश कम हो गया, ये बात क्लियर है। 10,000 बैंक बढ़ा, 10,000 कैश कम हो गया। अब तो बैंक बढ़ा वो किसकी वजह से बढ़ा, कैश डालने की वजह से, तो बैंक के कॉलम में लिखेंगे टू कैश। अब समझना है क्लियर, कैश के कॉलम में अमाउंट लिख रहे हो और कैश अकाउंट लिख रहे हो तो गलत है, बैंक के कॉलम में अमाउंट लिखोगे तब टू कैश अकाउंट आएगा, और कैश के कॉलम में अमाउंट लिखोगे तो तब बैंक बाय बैंक अकाउंट आएगा, क्योंकि कैश कम हुआ बैंक में डालने की वजह से। समझा, कॉन्सेप्ट को समझे सर। दिसंबर 16 यहां पर आप लगा देंगे सी फॉर कॉन्ट्रा एंट्री, मैंने एलएफ का कॉलम नहीं बनाया, आप एलएफ का कॉलम भी बना लेना। आप कॉपी को यूं करके कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को, क्योंकि बड़े क्वेश्चन है तो कॉपी को एकदम वर्टिकल ना करके हॉरिजॉन्टल करके कर लो आप। कॉपी आपकी ऐसे है ना, इसको यूं घुमा दो, तो ऐसे में कर लो आप, इससे आपको सही रहेगा, ठीक है। मैं तो इधर कर लूंगा, आप कैसे करोगे इधर, ठीक, तो आप अपनी बात वो कर लेना आप, तो अभी तो कुछ हो गया होगा आपको, चलो सही है। कॉन्ट्रैक्ट समझ में आई, तो कैश पे करने की बैंक की वजह से तो बैंक बढ़ गया और कैश कम हो गया दोस्त, और कैश कम होगा क्रेडिट साइड से और बैंक बढ़ेगा डेबिट साइड, देखो मैंने बैंक बढ़ा दिया डेबिट साइड से, ठीक है चलो। और बैंक बढ़ा किसकी वजह से, कैश की वजह से, तो बैंक के कॉलम में अमाउंट डालते हो तो बैंक का नाम नहीं आएगा, कैश का नाम आएगा, और कैश के कॉलम में अमाउंट डालोगे तो कैश का नाम नहीं आएगा बैंक, क्योंकि एक जिसका अकाउंट बना रहा है उसके कॉलम में उसका नाम नहीं आ सकता। कैश सेल, मैंने माल बेचा उधार सेल पे, तो भाई सेल पे माल बेचा तो मेरा पैसा आया होगा, तो सेल अकाउंट कर देंगे यहाँ पर। और दिसंबर कौन सी एंट्री, दिसंबर 18 की 2500 का माल बेचा है, और 18 की 2500 का माल बेचा है। इसके बाद परचेज स्टेशनरी फॉर कैश, 250 रुपए की स्टेशनरी खरीदी, ठीक है, बाय स्टेशनरी और कैश चलेगा 250 रुपए की खरीदी की, कैश चलेगा 20 तारीख को खरीदिए 250 रुपए, दिसंबर 20, कोई बात नहीं, क्या चलेगा, क्या कर दिया। पेड सुरेश, सुरेश को पे करा और डिस्काउंट लगा, अरे मैं जब सुरेश को दूंगा तो सुरेश मुझे डिस्काउंट देगा या मैं सुरेश को डिस्काउंट दूंगा, जो बंदा पैसा रिसीव करता है डिस्काउंट वो देता है, तो मैं अगर सुरेश को पे करूंगा तो सुरेश मुझे डिस्काउंट देगा, तो ये डिस्काउंट अलाउ नहीं है, डिस्काउंट रिसीव्ड है हमारे लिए। ये जो समझाना चाह रहा हूं मेरे भाई कि गलती मत करना, ये बात देख लेना कि जब मैं किसी को पे करता हूं तो अगला पर्सन मुझे डिस्काउंट देगा, तो डिस्काउंट अलाउ किसने करा है, सुरेश ने, किसको दिया, हमें दिया है, आई बात समझ। और जब हम पैसा रिसीव करते हैं तो हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं, ठीक है, जो पर्सन पैसा रिसीव करेगा डिस्काउंट वो देगा।
तो सुरेश को पैसा पेमेंट हो रही है, तो सुरेश को पैसा मिल रहा है, तो सुरेश हमें डिस्काउंट देगा, तो हमें मिला डिस्काउंट। तो हमने 3900 पे करा और हमें इसको डिस्काउंट मिल गया। तो बाय सुरेश को पे करा, कितना पे करा, 3900 पे करा और हमें 100 रुपए का सुरेश ने दे दिया डिस्काउंट। ठीक है, कितना आएगा सर, तो दिसंबर 23। इसके बाद राजेश 26 जनवरी को राजेश से पैसा रिसीव हुआ 1900 रुपए और राजेश को हमें देना पड़ा डिस्काउंट, क्योंकि हम पैसा रिसीव कर रहे हैं तो हमें राजेश को डिस्काउंट देना पड़ेगा। दिसंबर 19 है, दिसंबर 26 है। टू राजेश, पैसा किससे रिसीव हुआ है, राजेश से। तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू राजेश अकाउंट। कितना भाई, 1900 रुपए, और हमने इसको डिस्काउंट दिया है तो 100 रुपए क्रेडिट। इसके बाद लास्ट में हमने सैलरी पे करी है, तो सैलरी में पैसा चले जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे बाय सैलरी। किन तारीख को है, दिसंबर 30 को क्या दी भाई, सैलरी, तो बाय सैलरी। कितनी की पे करी है, 2000 पास। और ये पे करने के बाद हम इसका कर देंगे टोटल। अब एक बात ध्यान रखना, बैलेंस बीडी और सीडी कैश और बैंक कॉलम का निकलता है, कभी भी डिस्काउंट अलाउ और डिस्काउंट रिसीव का बैलेंस नहीं निकालते, क्योंकि वो खर्चे होते हैं, वो इनकम होती है, इसलिए उसको ट्रांसफर कर जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में। ट्रांसफर एंट्री सीखा था हम अपने सारे क्लोजिंग एंट्री, क्या मतलब होता है क्लोजिंग एंट्री का, भी मैंने बताया, इसलिए तो बताया जान उसके वहां पर पहले। क्लोजिंग एंट्री का मतलब है अपने सारे खर्चे, इनकम, लॉस जो कि नॉमिनल अकाउंट से रिलेट करते हैं, उसको साल के एंड में क्या कर दो, ट्रांसफर कर दो ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट के अंदर। तो इसका क्या करते हैं भाई, डिस्काउंट कॉलम का हम टोटल कर देते हैं। देखो 100 और 100 कितना हो गया, 200। इसका टोटल यहाँ लिख देते हैं 200 और इसका कितना टोटल लिखते हैं। सही, तो बराबर आया नहीं, बराबर करने की जरूरत नहीं होती दोस्तों इसके अंदर, क्योंकि ये डिस्काउंट अलाउ है और ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, दोनों अलग अलग अकाउंट है। बराबर तब करा जाता है, मैच तब करा जाता है, तो दोनों एक अकाउंट। देखो ये बैंक अकाउंट है, ये बैंक अकाउंट है, तब बराबर करूंगा। देखो बैंक में कॉलम कितना है, 10,000, बैंक कॉलम में 10,000 है, और फिर यहाँ पर भी 10,000 लिखूंगा, क्योंकि दोनों बैंक का कॉलम है, एक बैंक का क्रेडिट साइड, एक बैंक का डेबिट साइड। ठीक, एक बैंक का डेबिट साइड, एक क्रेडिट साइड, पर डिस्काउंट अलाउ एक अलग चीज है, डिस्काउंट रिसीव एक अलग अकाउंट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, डिस्काउंट के कॉलम में कभी भी बैलेंस नहीं निकालते, क्योंकि दोनों अलग अलग अकाउंट है, वो एक अकाउंट नहीं है। दूसरी बात, और दूसरी बात, वो क्लोजिंग एंट्री होती है, उनको क्लोजिंग एंट्री करके लास्ट के साल के एंड में उसको पास भेज दिया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो ये 150 आ गया, इसका टोटल कर देंगे 150, डिस्काउंट अलाउ का टोटल कर देंगे, डिस्काउंट रिसीव का टोटल बराबर नहीं देखते इसके अंदर, सीधा ये जितना आ रहा उतना डाल देंगे। यहाँ 150 आएगा दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर है। और साल के एंड में दिसंबर 31 में बैलेंस निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। बाय बैलेंस सीडी, मैंने कहा भाई मेरे बैंक में 10,000 पड़े हैं, पर यहाँ पर क्रेडिट साइड में कुछ भी पेमेंट नहीं करी बैंक से, तो 10 के 10,000 हमारे पास बच गया होगा बैंक में पैसा। मेरे बैंक में 10,000 डिपॉजिट करा था कैश, तो मैंने कोई पेमेंट नहीं करी बैंक से, तो 10 के 10 बच गया होगा पूरा पूरा। ठीक है सर, पूरा बच गया। इसके बाद इसका टोटल कर लेता हूँ, 50,000 प्लस 2,000 प्लस 950 प्लस 2500 और प्लस 1900, यह 57,350। और वही आप यहाँ लिखेंगे 57,350, और इसमें माइनस करेंगे 28,000 ठीक करके क्रेडिट वाले आइटम माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, जो बैलेंस बचा है वो डाल दूंगा। 2900, 3,000, 10,000, 250, 3900 और 2,000, यार 7300 73। मतलब मेरे पे क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि साल के एंड में मेरे पे 7300 रुपए का कैश इन हैंड है और 10,000 रुपए का कैश एट बैंक है। ऐसा में क्लियर है या नहीं है, आंसर देखो। 7300 रुपए आपके पास क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, कैश बैलेंस का 7300 बचा हुआ पैसा, डिस्काउंट का डेबिट वाला, कौन सा डेबिट वाला, डिस्काउंट अलाउ, ये डेबिट वाला है 150 रुपए, और डिस्काउंट का क्रेडिट वाला ये वाला दोस्तों, क्रेडिट ये है, डिस्काउंट क्रेडिट मतलब रिसीव, डिस्काउंट अगर क्रेडिट है तो रिसीव है 200 रुपए। और बैंक को क्यों नहीं दिया, क्योंकि बैंक के लिए बोला नहीं था, किसने नहीं दिया बैंक का। आया समझ में, नंबर देखे आप, अच्छा लगा क्वेश्चन करके, अब क्लियर हो रहा है ना सारा। चलो सर, सिंपल है, बहुत सिंपल है सर, क्या बुक तो बहुत सिंपल है। मैंने कहा बस क्या बुक खत्म होती है, हम सब्सिडी बुक खत्म करेंगे, अपनी सब्सिडी बुक खत्म करते खत्म हो गया वो सब। चलो भाई, prepare a 3 column cash book from the following transaction and bring down the balance of the starting of the new month। देखो आपको बैलेंस भी दे रखा है इस बार, इधर मजा आएगा। क्वेश्चन 3 कॉलम कैसे बनानी है और बड़ा क्वेश्चन है, और आपको बैलेंस भी दे रखा है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मतलब तीनों का बैलेंस। तो पहले फॉर्मेट बना लेते दोस्तों, ऐसी फॉर्मेट बनेगा, तो वो फॉर्मेट बना लेंगे जल्दी से।
ये लो दोस्तों बन गया मेरा, यहाँ लिख दिया मैंने कैश बुक और 3 कॉलम, ब्रैकेट में लिख देंगे 3 कॉलम, ठीक है। पहले क्या लिखेंगे, डेट, पर्टिकुलर, कैश का अमाउंट, बैंक का अमाउंट, डिस्काउंट अलाउ का अमाउंट और फिर डेट, फिर पर्टिकुलर, कैश का अमाउंट, बैंक का अमाउंट और फिर डिस्काउंट रिसीव का अमाउंट, ठीक है। चलो एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले मुझे दे रखा है बैलेंस, क्या दे रखा है, कैश इन हैंड का बैलेंस। कैश इन हैंड हाथ में कितना कितना है पैसे, 2500 रुपए, और मेरे बैंक में कितना पैसा पड़ा है, 10,000 रुपए। तो ये बोलूंगा टू बैलेंस शीट, क्या लिखूंगा, 2015 चालू हो रहा है, 2015 अप्रैल 1, टू बैलेंस शीट, टू बैलेंस शीट कितना आएगा सर, मेरे कैश में 2500 रुपए और 10,000 पड़ा है मेरा बैंक में, 2500 में कैश और बैंक में पड़ा है 10,000, और डिस्काउंट के न्यू कॉलम में नील आएगा क्योंकि डिस्काउंट जब देंगे लेंगे तभी आएगा, ठीक, ठीक है सर। बैलेंस डालने के बाद अब ले लेंगे पेड इनटू बैंक, बैंक में मैंने पे करा है तो क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री, मैं बैंक में पे करूंगा तो कैश कम हो जाएगा और बैंक बढ़ जाएगा। सबसे पहले जब बैंक में मैंने पे करा है 1,000 रुपए 2 तारीख को, मैं यहाँ लिखता हूँ 2 तारीख लिख रहा हूँ यहाँ पर, और जब बैंक में पे करा तो 1,000 बैंक बढ़ गया, तो बैंक बढ़ गया 1,000 रुपए किसकी वजह से, कैश की वजह से, किसकी वजह से मेरे भाई, कैश अकाउंट की वजह से, और यहाँ लिखूंगी कॉन्ट्रा एंट्री, सी लगा दूंगा, सी फॉर कॉन्ट्रा। और अप्रैल 2 को ही मेरा बाय बैंक की वजह से कैश कम हुआ, कैश में लिख रहा हूं अगर अमाउंट तो बैंक की वजह से कम हुआ, और अगर बैंक कॉलम में लिख रहा हूं तो कैश की वजह से बढ़ गया, ठीक है सर, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री। अभी क्लास में समझाया, आज की क्लास में समझा रहा हूं। ब्रॉड फर्नीचर एंड इशू अ चेक, 2,000 का फर्नीचर खरीदा पर चेक से पेमेंट करी गई है, जो फर्नीचर खरीदने पर पैसा चेक बैंक बढ़ जाएगा कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो बैंक कम होने की वजह क्या है भाई, फर्नीचर खरीदना, मैं यहाँ लिख दिया बाय फर्नीचर, और मेरा बैंक कितना हो गया, 2,000 रुपए कम हो गया क्योंकि चेक से पूरी तरह। आगे देख लेते हैं, 3-5 तारीख को खरीदा है, 5 तारीख को। इसके बाद परचेज गुड फॉर कैश, कैश में गुड्स खरीदे हैं तो गुड्स खरीदूंगा कैश में, तो कैश कम हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे बाय परचेज, 500 रुपए कैश में गुड्स खरीदे हैं बाय परचेज। 8 दिसंबर की है, 8 अप्रैल की एंट्री है, 8 अप्रैल। इसके बाद रिसीव फ्रॉम मोहिंदर, मोहिंदर से 12 तारीख को रिसीव करा, 980 रुपए रिसीव करे मोहिंदर से 12 तारीख को, कोई डिस्काउंट वगैरह है नहीं है, मोहिंदर से 12 तारीख को रिसीव करे तो पैसा आया, तो यहाँ लिख दिया टू मोहिंदर, मोहिंदर से रिसीव करे ना, 12 तारीख को कितने रिसीव करे भाई, 980 रुपए रिसीव करे कैश में 12 तारीख। इसके बाद कैश सेल करी, सेल करने पे पैसा आएगा, पैसा आने का मतलब टू सेल, कितने की सेल करी है, 14 तारीख को 4,000 रुपए, 14 तारीख को 4,000 रुपए की सेल करी, पैसा आएगा। इसके बाद पेड टू अमरनाथ बाई चेक, चेक से पेमेंट हुई है अमरनाथ, तो बैंक कम हो गया, उसने हमें क्या दिया, डिस्काउंट दिया है उसने हमें, क्योंकि हम किसी को पे करेंगे तो वो हमें डिस्काउंट देगा, तो हमें डिस्काउंट मिला है, तो हमने यहाँ लिखा बाय बैंक से, नहीं बाय अमरनाथ, अमरनाथ को पेमेंट हुई है, कितनी तारीख को पेमेंट हुई है अमरनाथ को, 16 तारीख को पेमेंट हुई अमरनाथ को, अमरनाथ को 16 तारीख को पेमेंट हुई, पर ये पेमेंट किसके थ्रू कैसे हुई है, चेक के थ्रू, मतलब बैंक कम हुआ 1450 रुपए का, उसने हमें डिस्काउंट दिया, यहाँ लिखिए मैंने 1450 रुपए का बैंक कम हुआ और 50 रुपए का उसने हमें डिस्काउंट दिया, देने थे 1500 रुपए पर हमने पे कितने करे, 14 रुपए, उसने कितने दिए, 50 रुपए का डिस्काउंट। इसके बाद पेड इनटू बैंक, फिर मैंने बैंक में पे करा 400 रुपए, फिर कॉन्ट्रा एंट्री है, बैंक में पे करूंगा तो बैंक बढ़ जाएगा और कैश कम हो जाएगा, तो यहाँ लिखता हूँ कैश कम हो गया 400 रुपए, वो भी 19 तारीख को कैश कम हुआ 400 रुपए, 400 रुपए कैश कम हुआ किसकी वजह से, बैंक पे पे करने की वजह से, बाय बैंक अकाउंट, और यहाँ लिखेंगे कॉन्ट्रा एंट्री। सर लिखना जरूरी होता है, हाँ बताना होता है कॉन्ट्रा एंट्री, और यहाँ पर बैंक बढ़ गया 400 रुपए से, किसकी वजह से, टू कैश डालने की वजह से, कॉन्ट्रा एंट्री 16 तारीख की एंट्री। इसके बाद 19 तारीख की, उसके बाद 23 तारीख को क्या हुआ, विथड्रॉ बैंक फॉर प्राइवेट एक्सपेंस, प्राइवेट एक्सपेंस मैंने कहा था ऑफिस एक्सपेंस का होगा तभी हम कॉन्ट्रा एंट्री मानते हैं, तो प्राइवेट एक्सपेंस का मतलब क्या हुआ, ड्राइंग्स, कैश बैंक कम हुआ ड्राइंग्स की वजह से, है ना, प्राइवेट एक्सपेंस क्या होता है, ड्राइंग्स, तो 23 तारीख की एंट्री है
बाय ड्राइंग्स करेंगे, बाय ड्राइंग। ऐसी कंफ्यूजन होती है, बच्चे जल्दीबाजी करते विड्रॉ करा बैंक से तो निकाल देते, कॉल गारंटी पास कर देते हैं, बाकी विड्रॉ करा जो है वो प्राइवेट यूज के लिए करा है, तो ड्राइंग्स है, और ड्राइंग्स है तो कितना अमाउंट कम होगा, 600 रुपए, बैंक कम हो जाएगा क्योंकि बैंक से निकाला है। रिसीव चेक फ्रॉम पटेल, पटेल से एक चेक रिसीव हुआ तो बैंक बढ़ गया, और उसने हमने उसको डिस्काउंट दिया क्योंकि हम रिसीव करें तो डिस्काउंट हम देंगे, तो यहाँ लिखते हैं टू पटेल, पटेल। और कितना चेक क्या कितना है, 1430 रुपए आया दोस्त, 1430 रुपए पटेल, और आपके पास 1430 रुपीज आया जो कि बैंक में रिसीव हुआ, और हमने उसको कितने रुपए का डिस्काउंट दिया है, हमने जो उसको डिस्काउंट दिया है वो 20 रुपए का डिस्काउंट दिया, मतलब उसने 1450 पेमेंट कर दी, हमने 20 का डिस्काउंट दिया, तो ज्यादा दे दिया, ये भी क्यों दिया मेरे भाई, ये भी क्यों दिया। 24 तारीख, डिपॉजिट पटेल चेक इनटू बैंक, डिपॉजिट पटेल चेक इनटू बैंक। ओहो, अब क्या होगा दोस्त, याद है दोस्तों ये वही एंट्री है जो मैंने आपको अभी पीछे बताई थी कि सेम डे पे डिपॉजिट करेंगे तो डायरेक्ट आते हैं, सेम डे पे डिपॉजिट नहीं करा, डिफरेंट डे पे डिपॉजिट करा है, तो उसके लिए मुझे एक एंट्री पास करनी पड़ेगी, मुझे कहना पड़ेगा 24 तारीख को, 24 अप्रैल को तो मेरे को चेक रिसीव हुआ, तो मैं कहूंगा चेक इन हैंड, चेक आया, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू आपके पास टू पटेल, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू पटेल, कितना आया, 1430 रुपए का चेक उसने मुझे दिया, 1430 रुपए का, 1450 रुपए खत्म करे, और हमने इसको डिस्काउंट भी तो दिया है, तो यहाँ पर एंट्री पास करेंगे, यहाँ पर डिस्काउंट की तो एंट्री आएगी, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू पटेल अकाउंट, यहाँ 20 रुपए और यहाँ 1450। फिर 26 तारीख को मैंने चेक डिपॉजिट कराया, तो जब 26 तारीख को चेक डिपॉजिट कराऊंगा तो क्या होगा भाई, मैं आपके पास बैंक मेरा बढ़ जाएगा, बैंक बढ़ जाएगा डेबिट, और टू चेक इन हैंड खत्म हो जाएगा, तो चेक हाथ में वो खत्म, कितने से 1430। अब आप ये कर सकते हो कि डिस्काउंट अलाउ की एंट्री पटेल के नाम से दिखा दो 24 तारीख को, 24 तारीख को डिस्काउंट दिया पटेल के नाम से, देखो ना, और 26 तारीख को बैंक में डिपॉजिट करा टू चेक इन हैंड के नाम से। नीचे एंट्री पास करनी जरूरी होती है ऐसे में, तभी तो नीचे पता चलेगा कि भाई एंट्री पास करी है, तो इसके लिए वर्किंग नोट बना दो, यहाँ पर वर्किंग नोट, वर्किंग नोट का मतलब क्या होता है, नीचे हम बता रहे हैं, नीचे वर्किंग नोट बना का मतलब वर्किंग करने के लिए हम नीचे एंट्री पास करिए, ये इधर देख लेना, और 1450 रुपए यहाँ पर, 1430 रुपए यहाँ डाल, देखो ध्यान से, लाइट पोस्टिंग करने आती है, बैंक बढ़ गया किसकी वजह से, चेक इन हैंड की वजह से, तो बैंक को डेबिट करा चेक इन हैंड की वजह से, देखो ये 26 तारीख को। और दोस्तों चेक इन हैंड का कोई अमाउंट नहीं वाला, पटेल का कोई अमाउंट वाला, पर डिस्काउंट का अकाउंट बन रहा है, डिस्काउंट अलाउ हुआ, डेबिट हुआ 20 रुपए, किसके नाम से, पटेल की वजह से, तो डिस्काउंट अलाउ 24 तारीख को दे दो पटेल के नाम से, आया समझ, तो डिस्काउंट दे दो पटेल के नाम से 24 तारीख को, और चेक डिपॉजिट कराया था 14 को, तो 26 तारीख को चेक डिपॉजिट हुआ, तो बैंक 26 तारीख को बढ़ा, बैंक तो 26 तारीख को बढ़ा, पर 24 तारीख को डिस्काउंट दे दिया ना, तो डिस्काउंट की एंट्री 24 तारीख को पास कर दो, और बैंक की एंट्री 26 तारीख को पास कर दो, एंट्री सही वाली, ठीक है, समझ में आ गया नहीं आया, समझ में। इसके बाद विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, अब है ये काउंटर एंट्री, अब ऑफिस यूज के लिए निकाला है, पैसा निकाला है, तो पैसा जब निकालूंगा ऑफिस यूज के लिए मेरे को पैसा आ जाएगा और बैंक कम हो जाएगा, तो पैसा कितना आएगा दोस्त, 2000 का आ जाएगा मेरे पे, 28 तारीख की एंट्री है, मेरे पे 2000 रुपए कैश आ जाएगा, ठीक है, और 2000 रुपए कैश आया क्या करने के लिए, बैंक की वजह से, क्योंकि बैंक से पैसा निकाला, और ये लगाऊंगा काउंटर एंट्री, 2000 रुपए कैश आया बढ़ गया, और बैंक कम हो गया क्योंकि बैंक से पैसा निकाला है, 2000 रुपए बैंक कम हो गया बाय कैश की वजह से, कैश निकालने की वजह से, कॉन्ट्रैक्ट, ये समझ में आ रही है ना, कॉन्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। अगर बैंक कॉलम में अमाउंट लिख रहे हो, पहले ये देख लो कि पैसा आया गया है, पैसा आ रहा है तो बैंक कम हो रहा है, अगर डिपॉजिट कर रहे हैं तो बैंक बढ़ रहा है तो पैसा कम हो रहा है, अगर बैंक की कॉलम में अमाउंट आ रहा है तो कैश की वजह से, कैश की कॉलम में अमाउंट आ रहा है तो बैंक की वजह से। और लास्ट में पेड रेंट बाय चेक, चेक से रेंट पे करा है, तो भाई यहाँ लिख दिया बाय रेंट अकाउंट, और पेमेंट कर दी चेक से, 3 तारीख को आई, 30 तारीख को 800 रुपए, 30 तारीख को 800, लो भाई इसका कर देते हैं टोटल। दोस्तों याले क्वेश्चन के अंदर मैं यहाँ ट्रांसफर नहीं करा, यहाँ भी ट्रांसफर करना है, इस क्वेश्चन के अंदर दिसंबर 31 के अंदर यहाँ ट्रांसफर करना भूल गया, दिसंबर 31 है ना, तो अब जनवरी आ गया, एक कौन सी दिसंबर थी, 14, तो 2015 का जनवरी आ गया, अगले महीने दे देंगे टू बैलेंस शीट, और कितना कितना अमाउंट था, 7300 रुपये, 10,000, बस ये दो होते हैं, बस ये 150 वाले हो जाते हैं।
ये लो भाई, अब एक एक करके ऐसा तो है, तो इसका टोटल कर देता हूँ, ये हो गया 20, ठीक है, और ये हो गया 50, इसका तो कुछ नहीं करते। अब देखते हैं किस साइड ज्यादा है, तो मैंने कहा ये 2500 है, 980, 4000 और 2000, टोटल करता हूँ इसका। 2500 कैश का टोटल कर रहा हूँ डबल साइड का, 2500, 980, 4000 और 2000, ये आ गया 4000, 2000, ये आ गया 9480, 9480, ठीक है, ये साइड ज्यादा वाली है, 9480, फर्स्ट को विड्रॉल करते हैं 10,000 प्लस 1000, 11,000 हो गया, प्लस 400 प्लस 1430, क्या आ गया 12,830, 12,830, यहाँ पर लिख दूंगा 12,830 रुपये, तो वो कितना था 9,480, 9,480। अब यहाँ जो बचेगा उसको बोलेंगे बाय बैलेंस शीट, तो यहाँ बोलूंगा अप्रैल 30, लास्ट के महीने के होता है, पीसीडी हमेशा लास्ट के दिन निकलता है महीने का बाय बैलेंस शीट लास्ट। तो बताओ 9,480 मेरे पे टोटल कैश पड़ा हुआ है, इसमें इतनी इतनी पेमेंट करी मैंने, तो 9,480 में से मैंने 1000 पे करे, 500 पे करे और 400 पे करे, तो कितना बच गए 7,580, तो हमारा इस 9,480 में से ये तीनों माइनस कर दिए, क्योंकि 9,480 मेरे पे कैश पड़ा है, उसमें से 1,500 400 पे करने का जो बच गया वो 7,580 बचा। ऐसी 12,830 मेरे बैंक पड़ा था, जिसमें 2,000 में पेमेंट करी बैंक से, फिर 1,450 की पेमेंट करी, फिर 650 की पेमेंट करी, फिर 2,000 की पेमेंट करी, फिर 800 की पेमेंट करी, और यह 5,980 रुपए। तो आंसर देख लेते हैं, 5,980, 7,520 और 40, अब 40 कैसा है, 40 कैसा है दोस्त, 2 बार डिस्काउंट मिला है क्या हमें? देखो यहाँ पर मिस कर गया, मैंने कहा था ना, यहाँ पर मेरे को लग ही रहा था कि यहाँ पर एक एंट्री मिस है, क्योंकि 980 में जब अमाउंट टिपिकल लग रहा था, यहाँ पर एक एंट्री मिस थी, यहाँ पर आएगा डिस्काउंट अलाउ, यहाँ पर देखो तभी तो जगह छोड़ी हुई है थोड़ी सी, डिस्काउंट अलाउ 20 रुपए, तभी तो बनता 1,000 रुपए। मैं वही सोचा था यहाँ पर इसका डिस्काउंट कहाँ है, तभी तो देखो, तो मैं भी सोचा चलो, मैंने कहा कोई बात नहीं, दिक्कत आएगी, तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर ये 980 और ये यहाँ पर 20, ये डिस्काउंट अलाउ का यहाँ पर आएगा, ठीक है। मैंने मोहिंदर से रिसीव करा पैसा 980 रुपए, जबकि 1,000 पर रिसीव करना था, यहाँ पर देखो एंट्री यहाँ पर मिस कर गई है, ठीक है, बुक के अंदर 20 रुपए यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर 20 रुपए डाल देंगे। मोहिंदर का कहाँ था, मोहिंदर का ऑन ये 20 रुपए, यहाँ जैसे भी डालेंगे वैसे आपके पास क्या आएगा भाई, जैसे भी डालेंगे वैसे आपके पास 40 आएगा, ठीक है। तो यह मिस्टेक थी क्वेश्चन के अंदर, मिस नहीं ओमिशन था, ओमिशन था, भूल गए मिस क्वेश्चन डालना, उसके लिए जगह छोड़ देते, मैंने भर दी हो जाएगा डिस्काउंट का, मुझे लग ही रहा था ये होगा। चलो मैच कर लिया आंसर बिल्कुल, अगले साल इसको ट्रांसफर करना आपका काम है, इसको ट्रांसफर कर देना भैया अगले साल यहाँ पर, ये भाई यहाँ पे इसको क्लोज कर दो, अगले साल को ट्रांसफर कर देना। अगला क्वेश्चन करते हैं 10वां क्वेश्चन, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद कैश बुक खत्म हो जाएगी। जो पैटी कैश बुक है मैं बिल्कुल लास्ट में कराता हूँ, उसके लिए क्वेश्चन पड़ा है हमारे पास, और मैं उसको 11th क्लास की जो बुक है ना उससे कराऊंगा, क्यों, क्योंकि बेस असली वहीं पर है, यहाँ तो कुछ भी बेस नहीं है दोस्तों, यहाँ तो बच्चा वाला है, ठीक है। 11th क्लास की यहाँ पर एक ही दे रखा है, जबकि पैटी कैश बुक बहुत बड़ा अच्छा टॉपिक है। चलो प्रिपेयर 3 कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फ्लोइंग ट्रांजैक्शन हैविंग कैश, बैंक और डिस्काउंट कॉलम। 3 कॉलम कैश बुक बनानी है, और ये केस ओवरड्राफ्ट का है, ओवरड्राफ्ट का केस है, देखो यहाँ लिखा ओवरड्राफ्ट बैंक बैलेंस। इसका मतलब क्या होता है, ये क्वेश्चन ये लिखा रहा मुझे, ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि हमारा बैंक में पॉजिटिव बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस नहीं है, नेगेटिव बैलेंस है। मैंने आपको पहले बताया ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कभी कभी हम ऐसा होता है कि हम बैंक से, हमारे बैंक में मान लेते हैं 0 बैलेंस, और हमने वहां पर ट्रांजेक्शन कर ली, मतलब बैंक ने हमें लोन फैसिलिटी दे दी, तो हमारा बैंक का कौन सा बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस। अगर मेरा पॉजिटिव बैलेंस होता है तो बैंक मेरी एसेट माने जाते हैं, डेबिट साइड से शुरुआत होती है, और अगर मेरा नेगेटिव बैलेंस है तो मेरी शुरुआत क्रेडिट साइड से होगी, बस इतना समझ रहा है। दोबारा समझाता हूँ, देखो इसका पहले तो फॉर्मेट बनाते हैं फिर करते हैं, ठीक है, फॉर्मेट बना लेते हैं फिर करते हैं इसका। चलो लो मेरे दोस्तों, मैंने फॉर्मेट बना लिया, डेट पर्टिकुलर कैश अमाउंट, बैंक अमाउंट, डिस्काउंट अमाउंट, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर कैश अमाउंट, बैंक, डिस्काउंट। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 अप्रैल को देखो ओवरड्राफ्ट बैलेंस का मतलब समझ में आ रहा है आपको, ओवरड्राफ्ट बैलेंस का मतलब देखो अभी तक क्या था, हमारा पैसा बैंक में था, अब हमें बैंक को पैसा देना है, क्योंकि हमने उधार ले लिया बैंक से। ओवरड्राफ्ट का मतलब, ओवरड्राफ्ट बैंक, ओवरड्राफ्ट का बैंक का मतलब क्या होगा, ओवरड्राफ्ट बैंक का मतलब हुआ
कि हमने बैंक से एक्स्ट्रा पैसे ले लिए। सर ये फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ सेविंग अकाउंट में होता है। किसमें होता है? सेविंग अकाउंट में होता है। ठीक है, आगे जाकर बताऊंगा। बहुत सारे अकाउंट होते हैं, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ब्याज चैप्टर के अंदर बताऊंगा। ठीक है, पर अभी ये समझो कि करंट अकाउंट एक फैसिलिटी देता है कि अगर आपके बैंक में 10,000 पड़े हैं या कितने पड़े हैं, अगर आप उससे ज्यादा की ट्रांजेक्शन कर सकते हो तो हो जाए। मतलब आपके अकाउंट में 10,000 पड़े थे तो आपने 20,000 की ट्रांजेक्शन कर दी, 20,000 हो जाएंगे। वो 10,000 तो आपकी कट जाएंगे और 10,000 बैंक आपको लोन फैसिलिटी दे देगी। और जो लोन फैसिलिटी 10,000 आपको दिया वो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है। मतलब अब हमें बैंक को पैसे देना, बैंक से नहीं लेना। अगर हमारा पैसा बैंक में डिपॉजिट होता तो हमें बैंक से लेना होता, पर हमारा पैसा बैंक में डिपॉजिट था ही नहीं, तो हमारा पैसा कहां था? हमारा पैसा डिपॉजिट हमने एक्स्ट्रा ले लिया बैंक से, तो हमें अब बैंक को देना है। तो हमारे पे क्या है कि लायबिलिटी आ गई। हमारे पे क्या आ गई? लायबिलिटी। हमें बैंक, हमें मतलब आप बैंक को, तो मैंने आपको 10,000 रुपए दिया होता तो आपसे मैं पैसा लेता तो मेरी एसेट थे आप। पर अब मेरे को आपको पैसा देना है, उल्टा मैंने आपसे पैसे ले लिए थे, उल्टा मेरे को आपको पैसा देना है, तो मेरे को आ गई लायबिलिटी। और लायबिलिटी की शुरुआत क्रेडिट साइड से होगी बस। तो अगर आपको कहीं लिखा कि बैंक ओवरड्राफ्ट, तो शुरुआत कैसे करेंगे? ध्यान देना, 2015 का यहाँ पर 2015 है और ये भी डेट में 2015 है। अब जो ओपनिंग बैलेंस आएगा वो तो अलग अलग जगह आएगा। देखो कैश तो पॉजिटिव है, मेरे पास में कैश पड़ा है तो मेरा पॉजिटिव बैलेंस है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस बीडी और अप्रैल 1 को, अप्रैल 1 को कहेंगे टू बैलेंस बीडी कितना? 400 रुपए और 5,000 रुपए ओवरड्राफ्ट बैलेंस। तो बस अब 400 यहाँ लिखेंगे, 500 यहाँ लिखेंगे, 5,000 यहाँ, 5,000 यहाँ लिखेंगे, गलत हो जाता है यहाँ लिख दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखने का मतलब होता है जब मेरा पैसा बैंक में होता है। अब बैंक वाले से मैंने उधार ले रखे तो मेरी लायबिलिटी है, तो उसको हटाकर यहाँ लिख देंगे दोस्तों, इसको हटाकर यहाँ लिख दिया 5,000, ये मेरी लायबिलिटी साइड आएगा। इसका मतलब क्या है? 5,000 बैंक में क्रेडिट साइड में, इसका मतलब है अगर बैंक में क्रेडिट साइड में बैलेंस दिखा, इसका मतलब है मुझे बैंक को पैसा देना है। मान लेंगे बाय बैलेंस बीडी, इसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट बैलेंस, बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी, इसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट बैलेंस। ओवरड्राफ्ट बैलेंस डेबिट साइड में नहीं, क्रेडिट साइड में। ठीक है, याद रहेगी आज के बाद। तो अप्रैल 1 को ही मेरा बैंक अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस चल रहा है, इसका मतलब मेरी लायबिलिटी है बैंक में। मेरा बैंक में क्या चल रहा है? डेबिट बैलेंस, मतलब ये आपके पास 5,000 रुपए क्रेडिट साइड में शो हो रहे हैं मेरे अकाउंट में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि मुझे बैंक को पैसा देना है। अगर मुझे बैंक से पैसा लेना होता तो डेबिट साइड होता, मेरी एसेट होती। मुझे बैंक को पैसा देना है इसलिए मेरी लायबिलिटी है, लेना होता तो एसेट डेबिट साइड मान, देना है तो लायबिलिटी क्रेडिट साइड से शुरुआत होती। आए समझ में? यही बात मुझे सिखानी थी कि अगर ओवरड्राफ्ट का केस आता है तो बाय बैलेंस बीडी यहाँ और बाय बैलेंस बीडी बैंक का यहाँ पर आएगा। ओवरड्राफ्ट की पॉजिटिव बैलेंस है तो, और साफ साफ लिख कर बताएगा ओवरड्राफ्ट। अब आगे, इन्वेस्ट फर्दर कैपिटल 10,000 आउट ऑफ विच 6,000 डिपॉजिट हुआ। तो एक बंदे ने, एक ओनर ने पैसा लगाया, इन्वेस्ट करा कैपिटल 10,000 रुपए लगाया, 10,000 में से 6,000 का डिपॉजिट करा उसने मेरे बैंक में और बाकी कैश दे दिया। तो मतलब मेरे पे क्या आया? दो चीज आई, इन्वेस्ट कराना तो कैपिटल आ गई, तो मेरे पे कैपिटल आई और 6,000 तो बैंक में डिपॉजिट हो गए। 10,000 टोटल दिया, 6,000 बैंक में डिपॉजिट कर दिए और 4,000 रुपए कैश दे दिया। देखो यहाँ समझ में आया नहीं? क्लियर है नहीं है? ठीक है, इन्वेस्ट फर्दर कैपिटल, फर्दर मतलब एडिशनल कैपिटल। याद है पहली बार लगाया तो दूसरी बार लगाते हैं, वो भी क्या होती है? कैपिटल। यहाँ पर या तो एडिशनल कैपिटल लिख लो या तो यहाँ पर फर्दर कैपिटल लिख लो, कैपिटल लिखो, बात एक ही, एडिशनल लिख देते चलो, एडिशनल कैपिटल। ठीक है, 4 तारीख को यहाँ लिखा हूं 4। इसके बाद क्या हुआ? सर मैं 10,000 रुपए टोटल दिए, जिसमें से 6,000 डिपॉजिट कर दिए बैंक में, तो 6,000 बैंक बढ़ गया और 4,000 का कैश आ गया। कैश में गुड्स बेचा है, सेल करा 8,000, तो कैश बढ़ गया भाई 8,000 से कैश बढ़ गया 2 से। डेट आप लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद कलेक्ट करा श्रीधर, एक डेटर था, श्रीधर कौन था? एक डेटर था, जिससे कि जब भी हम किसी पर्सन से कलेक्ट करते हैं तो हमारा डेटर होता है, और जब भी हम किसी पर्सन को पे करते हैं तो हमारा क्रेडिटर होता है पहले से। ठीक है, तो श्रीधर से अगर पैसा मिल रहा है तो उसका मतलब वो डेटर है, पैसे उसमें से लेना। 8,000 लेना और उसको 200 रुपए का डिस्काउंट दे दिया दोस्तों। लास्ट ईयर हमें उसको कितने पैसे लेना था? 8,000 रुपए, और उसको हमने अलाउ करा डिस्काउंट, क्योंकि हमने लेना था। तो मैंने कहा देखो श्रीधर से पैसा आया, टू श्रीधर, श्रीधर से पैसा आया कितना? श्रीधर पैसा लास्ट ईयर 8,000 लेना था, उसको 200 का डिस्काउंट दे दिया, तो कितना रुपए आया? 7,800 रुपए आया ना। 200 का डिस्काउंट तो दिया है दोस्तों, समझ में आया नहीं आया? क्या करेंगे, कोशिश कर रहा हूं मैं। टोटल पिछले साल से 8,000 रुपए लेते, लास्ट ईयर से 8,000 रुपए लेते, उसको हमने 200 का डिस्काउंट दिया, 7,800 रुपए ले, हम 800 ले लिए, तो ठीक है, क्या दिक्कत है? सर इस बार डिस्काउंट आपने इसमें से क्यों माइनस करा? क्योंकि दोस्तों उसमें लिखा है, उसमें कहीं इधर का माइनस हुआ है। जैसे कि ऊपर वाले क्वेश्चन में के अंदर पहले साफ साफ दिखा होता है कि 980 कलेक्ट हो गया, रिसीव्ड हुआ है, रिसीव्ड हो चुका है 980, तो मतलब डिस्काउंट अलग से मिला है, तो 1,000 देना था। यहाँ पर कहीं नहीं लिखा रिसीव्ड हुआ है, यहाँ पर कलेक्शन हुआ है।
कलेक्ट करना था, कलेक्टेड हुआ इतना, लास्ट ईयर 8,000 का, उसको डिस्काउंट दिया 200 रुपए का। ठीक, ठीक है। आगे इसके बाद क्या होगा दोस्त, इसके बाद भाई पेड रमील आउट ऑफ क्रेडिटर 2500 रुपए, डिस्काउंट अलाउ बाई हिम 65 रुपए, 65 रुपए, 65 रुपए दे दिया। तो मैंने क्या करा, रही कौन था, रामविलास, रामविलास, तो भाई साहब क्या नाम है, बाय रामविलास, रामविलास को हमने पेमेंट कर दी भैया, कितने की, 2500 की गई थी, हमने डिस्काउंट की 6500 की, तो हमने नेट पेमेंट कितनी करी होगी, 2500 में 65 हटा दो, 65 रुपए, तो 2500 माइनस 65 रुपए, तो आ गया 2435। इससे पेमेंट करें कैसे, 2435 पेमेंट करी और 65 रुपए को मुझे मिलेगा डिस्काउंट। ठीक है। कमीशन पेड टू रोबोट आउट और एजेंट, रोबोट आवर एजेंट है तो 530 रुपए कमीशन पे करा, तो यहाँ लिखेंगे बाय कमीशन, कमीशन पे करा, नाम नहीं आएगा, कमीशन वर्ड का यूज करेंगे, खर्चा है कमीशन वाला, 530 रुपए कैश पेमेंट दिया। ऑफिस फर्नीचर परचेज फ्रॉम केसर, केसर से फर्नीचर परचेज करा, केसर से खरीदा है, उधार पर है दोस्तों, ये तो आएगा ही नहीं। ऑफिस फर्नीचर परचेज फ्रॉम केसर, केसर से खरीदा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है यहाँ पर कहीं लिखा कैश में और किसी का नाम आ जाता है, या तो लिखे कैश में खरीदा है या तो सीधा लिखे ऑफिस फर्नीचर परचेज, तो हम मानेंगे कैश में। तो यहाँ पर साफ साफ लिखकर बोल दिया ऑफिस फर्नीचर खरीदा केसर से, तो कैश ट्रांजेक्शन आती है, उधार की ट्रांजेक्शन नहीं आती है, ट्रांजेक्शन नहीं आएगी क्योंकि उधार की ट्रांजेक्शन है। ड्रॉ अ चेक, एक चेक ड्रॉ करा मतलब चेक इशू करा और चेक से पैसा निकाल लिया, ड्रॉ का मतलब चेक से पैसा निकाल लिया, पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग्स होगी पैसा, तो यहाँ लिखेंगे बाय ड्राइंग्स, यहाँ पे लिख देंगे बाय ड्राइंग्स, कितना आएगा दोस्त, 700 रुपए आएगा, बाय ड्राइंग 700। कलेक्शन फ्रॉम अटल 4000 रुपए डिपॉजिट ऑन द 19 तारीख को, 19 तारीख को डिपॉजिट करा, 4000 रुपए बैंक से कलेक्ट करा, 19 तारीख को डिपॉजिट, 19 तारीख को कर देंगे चेक इन हैंड, एंट्री पास करेंगे, इसके लिए बताओ क्या एंट्री होगी, 18 तारीख को तो मैं एंट्री पास करूंगा, बोलूंगा भाई चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, डेबिट कर दूंगा, और टू अटल क्या था, और 19 तारीख को एंट्री होगी, बैंक में डिपॉजिट करा 19 तारीख को, तो बैंक अकाउंट बढ़ा दूंगा और टू चेक इन हैंड कैंसिल कर देंगे, क्योंकि चेक चले जाएगा बैंक में, अमाउंट लिख लेना, मैं एंट्री से करूंगा, बैंक बढ़ गया चेक इन हैंड की वजह से, तो भाई बैंक बढ़ गया चेक इन हैंड की वजह से, टू चेक इन हैंड 19 तारीख को एंट्री होगी, टू चेक इन हैंड, नीचे एंट्री पास जरूर करनी होती है इसकी, ठीक है, बताना होता है टीचर को कि भाई आई एंट्री करा है, इसलिए पटेल उसका नाम नहीं आया, इसका अटल का नाम नहीं आया, चेक इन हैंड इसलिए आया क्योंकि हमारा पहले चेक रिसीव करा फिर तो 4000 मैंने यहाँ पर डिपॉजिट कर दिया। इसके बाद क्या होगी, ड्रॉ फ्रॉम बैंक ऑफ ऑफिस, मतलब ऑफिस के लिए निकाला, इसका मतलब क्या है, छोटा मोटा मतलब ऑफिस के लिए निकाला, इसका मतलब कॉन्ट्रा एंट्री है, तो पैसा निकाला ऑफिस के लिए बैंक से, तो बैंक बढ़िया, तो कैश बढ़िया, बैंक अकाउंट आएगा, कॉन्ट्रा एंट्री है, बैंक अकाउंट आएगा, किसकी वजह से, बैंक से पैसा निकाला, पैसा आ गया, बैंक कम हो गया, पैसा आ गया तो पैसा बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे डेबिट करना पड़ेगा, ठीक, पैसा बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। और दोस्तों बैंक से पैसा कम हो गया होगा, अरे मैं बैंक से पैसा निकालूंगा तो बैंक कम और कैश बढ़ जाएगा ना, बैंक कम हो किसकी वजह से, भाई कैश की वजह से, मैंने आपको 1000 बता दिया कि अगर बैंक कॉलम आएगा तो कैश की वजह से होगा। इसके बाद क्या रहा भाई, ड्रॉ चेक, चेक मतलब चेक इशू करना, ड्रॉ करना मतलब चेक दिया, और पैटी कैश, पैटी कैश का मतलब क्या होता है, छोटा मोटा खर्चा, छोटे मोटे खर्चे के लिए मैंने 150 रुपए का चेक इशू कर दिया, मतलब पेमेंट कर दी, यहाँ लिख दिया बाय पैटी कैश और 150 रुपए चेक से पेमेंट होगी, क्लियर, ओके। ड्रॉ फ्रॉम बैंक एंड पेड सैलरी ऑफ ऑफिस स्टॉक, बैंक से पैसा निकाला और सैलरी पे कर दी, ओके, बैंक से पैसा निकाला सैलरी पे कर दी, तो बैंक कम हो गया, तो बाय सैलरी कितना आएगा दोस्त, 1500 रुपए, 1500 रुपए आएगा। और लास्ट डिपॉजिट कैश इनटू बैंक, कॉन्ट्रा एंट्री है, मैंने को कैश डिपॉजिट करूंगा तो बैंक कम हो जाएगा, तो यहाँ लिखूंगा बाय बैंक अकाउंट कॉन्ट्रा एंट्री, और बैंक अकाउंट कम हो गया कैश की वजह से, कैश कम हुआ, सॉरी कैश कम हुआ बैंक की वजह से, और बैंक बढ़ गया 10,000 रुपए कैश पेमेंट करने की वजह, कैश डिपॉजिट करना, तो कैश, ठीक है, और यहां मैं इसको कर दूंगा टोटल, डबल एंट्री से क्लोज करते हैं, आपको बताएंगे भाई, तो बताओ ये आ गया 65 यहाँ पर, और यहाँ आ गया ये 200 रुपये, एक बार आंसर देख लेते हैं, 65 क्रेडिट में 200 रुपये डेबिट है, ठीक है, ये तो क्लियर।
ठीक है, अब इस साइड का करते हैं एक बार, डेबिट साइड का कैलकुलेट करते हैं। पहले मैं इस साइड कैश का डेबिट साइड का कैश को कॉल कर रहा हूँ। देखो 400 प्लस 4000 प्लस 8000 प्लस 7800 रुपए और प्लस 500 रुपए, यहाँ का 20,700, 20,700 यहाँ लिख दिया 20,700। अब 20,700 माइनस करेंगे 2435, माइनस करेंगे 530, माइनस करेंगे 10,000, ये आ गया 7735, 7735। और इनका इन्होंने शायद मुझे लग रहा है 770। अच्छा, इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने पता क्या करा, इन्होंने डिस्काउंट माइनस नहीं करा यहाँ पर। इन्होंने यहाँ पर क्या लिखा दोस्तों, यहाँ पर उसने 2500 डाला अलग से डिस्काउंट का अलाउ, पर ऐसा होता नहीं है। चलो स्टडी में कहता तो करना पड़ेगा, ऐसा होता नहीं है। देखो हमेशा ना टेढ़ा मेढ़ा अमाउंट होता है डिस्काउंट के अंदर, यहाँ पर उसने लिखा नहीं है कहीं पर भी कि डिस्काउंट रिसीव हो गया है। तो इन्होंने क्या कि भाई रामविलास को 2500 रिसीव हो चुके हैं पूरे, और अलग से उसने हमें डिस्काउंट दिया, मतलब हमें उसको देना 2565 रुपए। हमें उसको अलग से कितने देना, 2565 देना था। 2565 का कैसा रहता है, ऐसा रहता है कि 2500 देना था, 65 का डिस्काउंट दे दिया। तो कोई नहीं, इन्होंने कहा कि भाई 2500 लेता है, 65 अलग से डिस्काउंट हमें दे दिया। तो अगर मुझे रामविलास को टोटल 2565 लेते तो 2500 मैंने पे करा, 65 का डिस्काउंट मिल गया, ये सिस्टम है। और सेम इधर यहाँ एक जगह और था डिस्काउंट, ये रहा 200 रुपए का। तो जहां पर मेरा इधर इन्होंने इधर आ जाएगा इनका, आपके पास वही डिस्काउंट इन्होंने अलग से रखा है, और डिस्काउंट जबकि अलग से नहीं आएगा क्योंकि उन्होंने साफ साफ नहीं बताया। 8,000 का डिस्काउंट दिया, 200 रुपए का 8,000 मुझे रिसीव हो गए। इनका मतलब है कि 8,000 पैसा आ गया और 8,000 के आने का 200 रुपए अलग से, मतलब 8200 रुपए पे करने थे। ठीक है, तो जैसे स्टडी मैट कहता है वैसे कर लेते हैं दोस्तों, कोई वैसी प्रॉब्लम नहीं आ रही। सर अगर हम वो करके आ गए तो नीचे नोट लिख देना कि हमने ये एज्यूम करा है कि 8,000 के अंदर 200 इंक्लूड होता है, इसलिए हटा दिया और 7800 रुपए रिसीव हुए, ऐसा नोट लिख कर आया है नीचे, बता देना। ठीक है, पहले कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। 400, 4000, 8000, 8000 और 500, ये आगे 20,900, 20,900 और 20,900 में से माइनस करूंगा 2500 रुपए, माइनस करूंगा 530 रुपए, माइनस करेंगे 10,000, क्या आ गया 7870। देखो आगे माइनस कर गया, वो बस डिस्काउंट को उन्होंने अलग से, डिस्काउंट अलग से माना 7870, बस इधर का टोटल कर लेंगे 5,000। देखो इसका देखो, अब मैं बताता हूँ, अगर बैलेंस बीडी यहाँ है तो सीडी यहाँ आएगा, और अगर बैलेंस बीडी इसका यहाँ है तो इसका सीडी यहाँ आएगा। तो यहाँ लिखूंगा बाय बैलेंस सीडी, किसका सीडी है ये, अप्रैल 30 को गया, ये उसका है, इसका कैश, मतलब मेरे पे अभी कैश कितना पड़ा है 7870 का कैश पड़ा है। और देख लेते हैं पहले इसका टोटल करा तो इसका टोटल पहले इसका ट्रेड का टोटल करते हैं। 5,000 प्लस 700 प्लस 500 प्लस 150 और प्लस 1500। सिर्फ एक एक्सेप्शनल केस है जहां पर बैलेंस बीडी भी यहाँ है और सीडी भी यहाँ है, वो क्यों का भी बताऊंगा, देखना। यह है, इसका टोटल है 7850 याद रखना। 6,000 इसका टोटल ज्यादा आ रहा है, 4,000 और प्लस 10,000, या भाई 20,000 तो यही आ गया, मतलब ये टोटल ज्यादा है, और 20 यहाँ लिख देंगे। और एक एक्सेप्शन ये जब कभी एक केस में होता है, बस जिंदगी में पूरा अकाउंटेंसी पढ़ लेना, सिर्फ एक ही बार होगा कि बैलेंस सीडी और बीडी एक ही जगह पर आ रहे हो, क्रेडिट साइड में बैलेंस सीडी और क्रेडिट साइड में बैलेंस बीडी, सिर्फ एक ही बार होता है, और वो इस केस में होता है। देखो 7850 1250 12,150, देखो 12,150 का डेबिट बैलेंस। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से 12,150। जब मैंने स्टार्टिंग करी थी दोस्तों तो मेरे को लग रहा था, मेरे पैसा कितना था, मेरे को बैंक को कितने पैसे देने थे, 5,000 रुपए देने थे। जब मैंने स्टार्टिंग करी थी तो मुझे बैंक को कितने पैसे देने थे, 5,000 रुपए बैंक को पैसे देने थे। अब मेरे को 5,000 रुपए देगा, मैंने 6,000 रुपए डिपॉजिट कर दिया, और 5,000 रुपए मुझे मान लो आपको देने, मैंने कहा लो भाई 6,000 रुपए पकड़ो, बैंक में डिपॉजिट करा 6, वो 5,000 कैंसिल हो गया, अब 1,000 एक्स्ट्रा हो गए, फिर मैंने 4,000 डिपॉजिट करा 1,000। तो कब क्या होता है कि बैंक में अगर मुझे बैंक को पैसा देना है तो मैंने बैंक में ज्यादा डिपॉजिट कर दिया, तो अब बैंक से पैसा लेना होगा। इसलिए क्या हुआ, ओवरड्राफ्ट जो स्टार्टिंग हुआ शुरुआत में पैसा देना था, पर मैंने इतना ज्यादा डाल दिया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो बैंक वाले से अब लेना हो गया। इसका मतलब पहले मेरी लायबिलिटी थी, अब मेरी एसेट बन गया। आया समझ में कि मतलब पहले मुझे बैंक को पैसा देना था 5,000 रुपए, अब बैंक से 12,150 रुपए लेना है क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा डिपॉजिट कर दिया। इसी केस के अंदर जब ओवरड्राफ्ट होता है ना, तभी आता है ओवरड्राफ्ट। ये तो होगा कि मान लेते अगर बैंक में बैलेंस भी मान लो बैंक में 5,000 रुपए देने हैं और अभी भी कैश डिपॉजिट नहीं कराया, मान लो 5,000 में सिर्फ 2,000 डिपॉजिट कराया, तो अभी 2,000 लायबिलिटी रहेंगे तो यहाँ आएगा। अगर लायबिलिटी बच जाती है तो यहाँ का दिमाग लगाओ अपना कि ये चीज डिपॉजिट कर दी, तो टोटल डिपॉजिट करा 20,000 रुपए, और टोटल बैंक से पैसा लेना है, पैसा देना है बैंक को इतना रुपए 7,850, तो टोटल डिपॉजिट करा 20 और पैसा देना है बैंक को 7,850, तो माइनस करते तो 12,150 अभी बैंक से लेना है। इसका मतलब जब मेरा नेगेटिव बैलेंस था बैंक में, उसको मैंने डिपॉजिट करके उसको पॉजिटिव कर देता हूं, तो नेगेटिव से जब पॉजिटिव हो जाता है, तो जब नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है तभी एक ही साइड आ जाता है बैलेंस बीडी और सीडी। और ये एक ऐसा केस है जहां पर किसी अकाउंट में ऐसा नहीं होता। अगर बैलेंस बीडी डेबिट साइड में तो सीडी क्रेडिट साइड में होगा, अगर बैलेंस बीडी
करेक्ट साइड में तो सीधी डेबिट साइड में होगा। बस एक ऐसा केस है जहां पर ओवरड्राफ्ट के केस में होता है, जब ओवरड्राफ्ट हो और पॉजिटिव बैलेंस बना दो, मतलब मुझे बैंक से पेमेंट कर, मेरे को बैंक को देना हो पैसा और ऐसा कुछ कर दो, ऐसा इतना डिपॉजिट कर दो कि बैंक से पैसा लेना बन जाए। तो स्टार्टिंग में देना था और एंड में लेना हो गया, इसलिए ऐसा हुआ, इसलिए बैलेंस बी और सी एक ही जगह पर आता और यही एक केस है बस। और दोस्तों द एंड ऑफ द चैप्टर, इसके अंदर एक चैप्टर में छोटा सा कंसेप्ट आएगा, इसको बोलते हैं पैटी कैश। पैटी कैश बुक बनाना वो मैं आपको अगले चैप्टर जब स्टार्ट करूंगा, जो स्टडी सब्सिडियरी बुक करा दूंगा उसके अंदर, उसके बाद लास्ट में वो पैटी कैश भी करा दूंगा। और यहाँ पर एक चैप्टर रह गया बेसिक के लिए, इसके बाद चैप्टर खत्म। ठीक है, थैंक यू, आज की बात करना ही, बाय बाय।